वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज एक बहुत ही विशेष विषय के बारे में। जन्म कुंडली में D9 चार्ट पे यानी नवांश कुंडली से कैसे फलादेश करें, नवांश कुंडली बनाने के आधार क्या हैं, किन तथ्यों के आधार पे नवांश कुंडली का निर्माण होता है और इसे अपने फलित ज्योतिष में, अपने फलित में इसे कैसे प्रयोग करें, गोचर में इसे कैसे प्रयोग करें, इन सारे विषयों के बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए, जन्म कुंडली जिसे हम लग्न कुंडली के नाम से भी जानते हैं और उसी तरह से एक चंद्र कुंडली भी निर्माण होती है। जिस राशि में चंद्रमा होते हैं उसे चंद्र कुंडली कहा जाता है और जिस राशि में सूर्य अवस्थित होते हैं उसे सूर्य कुंडली कहा जाता है। तो इसी तरह से कुंडली के 16 वर्ग दिए गए हैं, 16 प्रकार के वर्ग कहे गए हैं कुंडली में, जिसमें D9 चार्ट को मतलब नवांश कुंडली को बहुत ही महत्ता दी गई है। बहुत सारे क्लासिक बुक में यहाँ तक कहा हुआ है कि अगर D1 चार्ट में, अगर आपके D1 चार्ट में मतलब लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह आपके उच्च अवस्था के भी हैं पर D9 चार्ट में अगर वो डिबलेटेड हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, तो वो नीच के समान ही फल देंगे अपने महादशा अंतर्दशा में। तो देखिए कितनी महत्ता हो जाती है नवांश कुंडली के हमारे फलादेश के अंदर। तो आइए आज हम बात करते हैं कि D9 चार्ट से आप अपने गोचर को, अपने ग्रह को कैसे देखें, क्या स्ट्रेंथ है उस ग्रह में, ये आपको बताएगा D9 चार्ट यानी नवांश कुंडली। तो देखिए, D9 चार्ट के बनाने के लिए जो तथ्य रखे गए हैं वो तथ्य जो है वो कहीं ना कहीं एलिमेंट के आधार पर रखे गए हैं, उनके तत्व के ऊपर रखे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्वों से बना शरीरा। तो उसी तरह से नवांश कुंडली में भी तत्व के आधार पे विभाजन किया गया है, पर हम लोग ज्योतिष में आकाश तत्व को नहीं लेते। यहाँ पे 4 तत्वों पे ही बात होती है, जैसे अग्नि तत्व की बात होती है, पृथ्वी तत्व की बात होती है, वायु तत्व की बात होती है और जल तत्व की बात होती है। तो आइए समझते हैं कि नवांश कुंडली बनते कैसे हैं, बनाए कैसे जाते हैं। तो देखिए, आपको भी पता है कि प्रत्येक राशियों को 30 डिग्री का मान दिया गया है और इन 30 डिग्री को 9 भाग में विभक्त किया गया है। जैसे ही आप 30 डिग्री को 9 भाग में विभक्त करेंगे तो आपको 3-20 की प्राप्ति होगी। तो 0 से लेकर के अगर आपके कुंडली में 3-20 तक कोई प्लैनेट है तो वो पहले नवांश में कहा गया, और अगर 3-20 से लेकर के 6-40 के अंश पे है तो वो आपके दूसरे नवांश में कहलाते हैं। तो ये तो ही डिग्री की बात। अब प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इन चारों चरण में तत्व के आधार पे चरण दिए गए हैं। जैसे आपके कुंडली में अगर कोई ग्रह पहले चरण में है तो वो अग्नि तत्व में कहलाएंगे, वो नवांश कुंडली में अग्नि तत्व में जाएंगे। अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह दूसरे चरण में है, यहाँ पे कोई भी नक्षत्र हो वो नहीं लिया जाता, बस चरण की ही महत्ता दी गई है। तो अगर आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह आपके दूसरे चरण में है तो वो नवांश कुंडली में पृथ्वी तत्व में जाएगा। इसी तरह देखें कि अगर तीसरे चरण में अगर कोई ग्रह आपके हैं लग्न कुंडली में तो वो नवांश कुंडली में आपके वायु तत्व में जाएगा। और इसी तरह देखें कि चौथे चरण का कोई ग्रह अगर लग्न कुंडली में आपके विद्यमान है तो वो नवांश कुंडली में जल तत्व में जाएगा। तो इसी तरह तत्व के ऊपर विभाजन दिया गया है इनको, और यहाँ पे चर राशि की महत्ता दी गई है। जो ग्रह जितने नवांश में हो उसे मेष से लेकर के मेष, कर्क, तुला और मकर राशि से गिना जाता है।
मान लिए कोई ग्रह अगर अग्नि तत्व में D1 चार्ट में है तो उसे मेष से प्रारंभ करेंगे कि वो कितने नवांश में गया। इसी प्रकार कोई ग्रह अगर जल तत्व में है तो उसे कर्क से प्रारंभ करेंगे, और इसी तरह कोई वायु तत्व में अगर कोई ग्रह है तो उसे तुला से प्रारंभ करेंगे, और उसी तरह कोई अगर पृथ्वी तत्व में ग्रह आपके हैं तो उसे जो है वो मकर से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे चर राशि की महत्ता दी गई है। ये तो हुए नवांश चार्ट के बनाने की विधि। अब आइए इसे फलादेश में कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसे तो फलित के लिए बहुत सारे सूत्र हैं नवांश के ऊपर, पर यहाँ पे मैं आपके साथ साझा करूँगा 2-3 सूत्रों के बारे में। जैसे 2-3 पॉइंट इसमें लिए गए हैं, मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपके कुंडली में अगर कोई ग्रह नवांश कुंडली में, माफ़ कीजिएगा, नवांश कुंडली में मान लिए चंद्रमा आपका, ऐसे CS पटेल साहब का एक सूत्र आता है कि नवांश कुंडली में अगर चंद्रमा आपके किसी राशि में अवस्थित हो और उसके 8वें भाव में जब शनि का संचरण हो तो जातक के जीवन में उद्विग्न आता है। मान लिए जाए आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा सिंह में अवस्थित है और D9 चार्ट में नवांश कुंडली में वो मेष में अवस्थित है, तो मेष से 8वीं राशि वृश्चिक प्राप्त होगी। तो जब भी शनि का वृश्चिक से संचरण होगा तो जातक के जीवन में उद्विग्न और परेशानी के सामना करना पड़ेगा। उसी तरह इसे CS पटेल साहब के एक और सूत्र की ओर लेके चलता हूँ मैं, कि अगर आपके कुंडली में लाभ का समय देखा जाए, ज्ञात किया जाए कि आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अर्निंग कब करेंगे, तो वहाँ पे बताया गया CS पटेल साहब का एक सूत्र आता है कि लाभेश जो है, आपके लाभेश अगर D9 चार्ट में कहीं उपस्थित हैं तो आप देखिए कि वो D9 चार्ट में कहाँ अवस्थित है। मान ली जाए आपके लाभेश जो है वो कर्क राशि में अवस्थित हैं, तो वहाँ से जब भी ट्राइन गुरु का गोचर होगा, मतलब 4 राशि मतलब कर्क राशि, 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि और 12वीं राशि यानी मीन राशि, अगर 4, 8, 12 से गुरु का संचरण होगा तो वहाँ पे जातक को लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, गोचर में भी इसकी महत्ता दी गई है D9 चार्ट की। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में। जैसे मान लिया जाए आपके लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह सूर्य से अस्त है, सूर्य से अस्त क्या, सूर्य ही अस्त करते हैं, तो सूर्य से अस्त ग्रह को अगर आप अपने महादशा में कैसे यूज करें और अपने फलादेश में कैसे यूज करें कि ये इस ग्रह की महादशा आने वाली है, अस्त ग्रह की महादशा आने वाली है, तो इसे फलादेश में कैसे यूज करें। तो आप देखें कि लग्न कुंडली में अगर वो ग्रह अस्त है पर नवांश कुंडली में वो सूर्य से पहली और दूसरी राशि में अवस्थित है, सूर्य के साथ नहीं अवस्थित है, तो वो अस्त होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम देगा। तो इस तरह से गोचर कुंडली, गोचर को अप्लाई करके आप अपने नवांश का यूज कर सकते हैं फलादेश में। बिना नवांश के ग्रह की स्ट्रेंथ के बारे में जाना ही नहीं जा सकता, परखा ही नहीं जा सकता। तो D9 की महत्ता ज़्यादा दी गई है। देखिए, षोडश वर्ग के सरणी में D1 और D9, D1 हो गया आपका लग्न कुंडली और D9 हो गया आपका नवांश कुंडली। ये 2 वर्गों को सबसे ज़्यादा ऋषि पराशर ने महत्ता दी है। यहाँ पे वर्गोत्तम स्थिति की बात करते हैं कि मान लिए जाए कोई कुंडली में आपके ग्रह सूर्य जो है वो तुला राशि में अवस्थित हैं D1 चार्ट में, और अगर D9 चार्ट में भी सूर्य तुला राशि में अवस्थित हैं तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। वर्गोत्तम को अगर संधि विच्छेद करे तो वर्गों में उत्तम जो होता है, मतलब 16 वर्गों में जो उत्तम वर्ग होते हैं वो D1 और D9 कहलाते हैं। तो यहाँ पे इन 2 वर्गों में इनका जो है वो कहीं ना कहीं वर्गोत्तम होने की स्थिति में जातक को अच्छा लाभ होता है। करते हैं एक और पॉइंट के बारे में जो D9 चार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। बात करते हैं शौमांसे और क्रूरांसे के बारे में। ये चर्चा जो है वो फल दीपिका में बहुत ही अच्छा दिया गया है।
मंत्रेश्वर महाराज का फल दीपिका आप पढ़िए, उसमें दिया गया अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली में क्रूर अंश में बैठा है, मतलब क्रूर राशि में बैठा है, सूर्य, मंगल और शनि, ये 3 ग्रहों की राशियों को क्रूर कहा गया है। बाकी रेस्ट जो राशियां हैं वो सौम्य अंश कहलाते हैं। तो अगर D1 चार्ट में आपके कोई ग्रह क्रूर अंश में, क्रूर राशि में बैठा है, पर अगर वो D9 चार्ट में सौम्य अंश में, मतलब सौम्य ग्रह की राशि में बैठा है, कर्क, वृष, कन्या, धनु इस राशि में बैठा है, तो ये सौम्य अंश में गया हुआ ग्रह है जिसको उच्च कोटि का प्रभाव कहा गया है। ये जो है इसको फलादेश में आप वहाँ आपको क्रूर प्रतीत होगा, पर इनके फलित में आप इनको सौम्य से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि D9 चार्ट की महत्ता कितनी दी गई है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि चंद्र कुंडली की महत्ता क्या है। आगे के एपिसोड में मैं बात करूँगा कि वर्गोत्तम ग्रह के बारे में, वो कौन सी स्थिति है जो ग्रह को वर्गोत्तम बनाती है, और क्या छठे, 8वें, 12वें का ग्रह अगर आपके कुंडली में वर्गोत्तम हुआ हो तो इसे फलादेश में कैसे यूज करें। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।